So our today's session will be based on data visualization. तो अभी तक हम लोगों ने डेटा एनालिसिस करना सीख लिया था कि हम लोग जब डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, क्लीन डेटा हमारे पास आ जाता है, तो उसके अंदर से हम लोग इनसाइट्स कैसे निकालते हैं। और इनसाइट्स की बेसिस के ऊपर मैंने आप लोगों को लास्ट असाइनमेंट दिया था, जिसकी आज की जो है हमारी डेडलाइन थी। ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला तो मैंने प्रेजेंटेशन आज डिले कर दी। प्रेजेंटेशन अब मैं प्रॉब्लली नेक्स्ट वीक लूँगा आप लोगों की, मगर सबमिशन उसकी आप लोगों ने आज ही करनी है उस असाइनमेंट की। तो बाय द एंड ऑफ टुडे उस एनालिसिस को पूरा कंप्लीट करके सबमिट ज़रूर करा दीजिएगा। मैं उसकी एक्सटेंशन नहीं देना। एंड नेक्स्ट वीक उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो आप बना के प्रेजेंट करेंगे ताकि आप उसकी इंसाइट्स वगैरह निकाल सकें। ओके। ये स्क्रीन विजिबल है? ओके। So Tabulo is a very popular tool recording on maybe a बार बार मत बोलिए। अच्छा तो Tabulo is a very popular tool for data exploratory data analysis, data discovery and data visualization. ठीक है। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन टूल ही है ये। बट अगेन मार्केट में इसका जो सबसे बड़ा कंपैटिटर है वो पावर बीआई है। फॉर दोज हु एक्चुअली वांट टू नो कि पावर बीआई एंड टैबुलो का डिफरेंस क्या होता है, जो कि एंटरप्राइज लेवल पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले पावर बीआई इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड टैबुलो इज ओन्ड बाय सेल्सफोर्स। नंबर टू, पावर बीआई का लाइसेंस सस्ता होता है। इट्स अराउंड इंटरप्राइज में पर लाइसेंस जो होता है इसका वो अराउंड $12 या $13 होता है पावर बीआई का। फिर आज टैबुलो का एक लाइसेंस जो है वो $73 का होता है। तो इट्स लाइक 7x एक्सपेंसिव than Power BI. Use case, Power BI is used for mainly for report generation। मतलब जल्दी जल्दी दो तीन चार्ट बना के, डैशबोर्ड बना के, रिपोर्ट बना के जो है वो बॉस से शेयर कर दिया, तो उसके लिए Power BI is more suited। And Power BI is also suited for people who have transitioned from using Excel a lot। सो वो लोग जो कि जिनका ब्रेड एंड बटर सिर्फ एक्सेल ही था, जब उनको डेटा विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो उस पावर बीआई से पावर बीआई पर जो उनका ट्रांजिशन था वो आसान था। वाई? बिकॉज पावर बीआई का जो डेटा को कैप्चर करने का पावर क्वेरी का जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल एक्सेल की तरह होता है। तो पीपल प्रीवियसली यूजिंग एक्सेल टू डू द डेटा एनालिसिस वर्क, व्हेन दे ट्रांजिशन टू पावर बीआई इट वाज मच इजियर फॉर देम एज वेल। टैबुलो का यूज़ केस जो होता है वो एक तो कस्टम विजुअलाइजेशन होती हैं, इसके अंदर आपके पास कस्टम विजुअलाइजेशन बनाने की और ज़्यादा यूज़र सेंट्रिक खूबसूरत विजुअलाइजेशन बनाने की कैपेबिलिटी टैबुलो के अंदर होती है। टैबुलो so number one for the sake of data visualization, number two for the sake of data discovery, right? So जितने भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना जिनके जिसमें होता है, दे प्रेफर यूजिंग टैबुलो और पावर बीआई, बिकॉज टैबुलो के अंदर अगेन लो लेवल फंक्शनैलिटीज ज़्यादा है पावर बीआई के मुकाबले। बट वो लोग जो कि डेटा साइड पे या डेटा एडमिनिस्ट्रेशन साइड ज़्यादा काम करते हैं, दे प्रेफर यूजिंग पावर बीआई, बिकॉज पावर बीआई के अंदर डेटा को मॉडल करना ज़्यादा आसान होता है। बिकॉज अगेन एसक्यूएल भी माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का है, पावर क्वेरी भी माइक्रोसॉफ्ट की है। तो ये सारे जो है ना टूल्स एक साथ जिससे इस्तेमाल किए होते हैं, तो वो पावर बीआई के अंदर ऑल इन वन इंटरफेस के अंदर उनको आसानी होती है। So that is the high level difference between Power BI and Tableau। I choose to teach Tableau because ये डेटा एनालिसिस के बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा डिस्कवरी का, डेटा विजुअलाइजेशन का, उसके अंदर अगर आप Tableau पढ़ते हैं तो पावर बीआई के अंदर ट्रांजिशन करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मार्केट शेयर एंड जॉब प्रोस्पेक्ट से बात करूँ, तकरीबन बराबर प्रोस्पेक्ट्स हैं दोनों के। पावर बीआई का मार्केट शेयर थोड़ा सा ज़्यादा है, बट देन अगेन इट हेविली ऑल्सो रिलाइज ऑन companies wanting to spend less budget and companies want to keep their data all over to the Microsoft side। तो इस वजह से पावर बीआई की प्रेफरेंस बन जाती है, बट फंक्शनैलिटी के लिहाज से टैबलो एटलीस्ट मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, सो दिस इज़ योर मेन इंटरफेस। देन यू ओपन दिस, आप लोगों के पास इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। आप लोगों को जो डेटा सेट मैंने दिया था, अच्छा पावर बीआई अपने पास खोल के रखिए, मेरे साथ फॉलो अलाउ करेंगे।
ताकि आप लोग साथ साथ करते भी रहें और देखते भी रहें। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेते हैं। यहाँ पे एक्सेल फाइल कनेक्ट करते हैं, हमने जो की हुई थी, मैंने आपको सैम्पल सुपरस्टोर का डेटा सेट दिया था, इस डेटा सेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लें, ऐसे करके। तो वंस यू कनेक्ट इट, इट विल टेक यू टू द डेटा व्यू। मेरे साथ साथ खोल ले टैबलू और मेरे साथ साथ काम करेंगे। मैं कर दूंगा जी। अच्छा, ये आप लोगों के पास आ गया, यहाँ पे एस पे आ गया आप लोग। यहाँ पे देखें लेफ्ट के ऊपर आपके पास जो है वो ऑर्डर्स, पीपल्स एंड रिटर्न जो है वो आप लोगों के पास जो एक्सेल के अंदर जितने भी टेबल थे वो टेबल लिखे हुए हैं। तो एक काम करें, ऑर्डर को इस तरीके से पकड़ के ड्रैग करके इस स्क्रीन पे ले आए तो आपके पास डेटा व्यू आ जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर का टेबल आ जाएगा और उसका डेटा आ रहा होगा। यहाँ तक करके प्लीज़ चैट में लिखें डन, ताकि मैं आगे बढ़ाऊँ। Okay, so majority of the class has done this. So now let's look at the data. डेटा को देखने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये डेटा को मॉडल करने के एरिया होता है, टैब। अच्छा, because most of you have done this, so let's just look into the data now, data side now. तो डेटा की जो ऊपर वाला जो एरिया, ये वाला जहाँ पे मैं अपना माउस हवर कर रहा हूँ, ये जो है डेटा मॉडलिंग एरिया होता है। और नीचे जो है ये डेटा व्यू एरिया होता है, जहाँ पे आपको डेटा का एक प्रीव्यू दिख रहा होता है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं ऐसे। ये आपके पास टेबल की डिटेल्स होती है, मतलब आपके पास कितने कॉलम्स हैं और उनका डेटा टाइप क्या है। सो लाइक दिस इज like the column description side. Okay, what I meant by this is the data modeling side is that you can actually drag more tables here. So like if I wanted to connect returns and orders together, what I all I need to do is just drag it here, and यहाँ पे देखें ये automatically connection इन दोनों के दरमियान बना रहा है. So let's just make a connection between them, and once I do, you will see that इनके दरमियान automatically join लग गया on their common columns. So ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी रिटर्न्स के अंदर भी टेबल के दोनों टेबल्स के अंदर ऑर्डर आईडी थी। हम लोगों ने एसक्यूएल के अंदर जॉइन सीखा था, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो इन दोनों के अंदर इसने ऑटोमेटिकली जो है वो टेबल को डिटेक्ट कर लिया, वो सिमिलर कॉलम को डिटेक्ट करके उनके बीच में जॉइन लग जाती है। तो ये जो है हमारे पास अगर कॉमन कॉलम्स होते हैं और अगर नहीं होते या अगर वो नहीं उठा रहा होता तो मैनुअली भी जाके यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें कौन से कॉलम के ऊपर जॉइन लगाना है। इज इक्वल टू भी रख सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी रख सकते हैं, व्हाटएवर। ओके, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट जॉइंस इन टैबलू। खैर इसको भी फिलहाल मैं वापस हटा रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अभी नॉर्मल टेबल के ऊपर आ जाए। सो यहाँ पे हमारे पास टेबल की जो डिटेल्स है उस डिटेल को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास ऑर्डर्स, टेबल्स का नाम ऑर्डर है। हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रही है और शिप मोड आ रहा है, कस्टमर आईडी आ रही है, कंट्री, रीजन, सिटी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, एंड देन वी हैव सेल्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट, क्वांटिटी, राइट। अब यहाँ पे आप फ़र्क देखें, आपके पास जो है ये जो ऊपर जितने भी कॉलम्स थे वो ब्लू कलर से आ रहे थे, और नीचे के आखिरी के जो ये क्वांटिटी, प्रॉफिट, सेल्स जो आपके पास न्यूमेरिक कॉलम्स हैं वो ग्रीन कलर से आ रहे हैं। टैबुलो के अंदर ब्लू कॉलम्स को हम
तो हम लोग कैटेगोरिकल या डायमेंशंस कहते हैं, या मैं पढ़ा चुका हूँ हम लोग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। और जो ग्रीन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं या मेजर्स कहलाते हैं टैबलेट की ज़बान के अंदर। ओके, सो डायमेंशंस की बेसिस के ऊपर आप डेटा को जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई वैल्यू है उसको आपने तोड़ना है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी बेस, आपने सेल्स को देखना है कैटेगरी बेस, तो आप कैटेगरी एज अ डायमेंशन उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी उसके ऊपर जो है सेल्स टूट जाएगी। वेराज जो आपके पास ये ग्रीन वाले होते हैं, प्रॉफिट, डिस्काउंट, क्वांटिटी, सेल्स, these are called measures और continuous variables। इनकी बेसिस के ऊपर ये न्यूमेरिक होते हैं और इनको हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं। ओके, सम कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, इनका इनका मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डिविएशन सब चीज़ ले सकते हैं। सो नाउ वी विल गो टू द वर्कशीट। यहाँ पे गो टू वर्कशीट का ऑप्शन आ रहा है, शीट वन। शीट वन को आप दबाएंगे तो आपके पास जो है वो आपकी जहाँ पे आपकी वर्किंग स्पेस है वो आ जाएगी बनी। अब अगेन यहाँ पे देखें डिफरेंट जो ब्लू कैप्सूल्स हैं और ग्रीन कैप्सूल्स हैं उनके लेफ्ट पे उनका डेटा टाइप लिखा हुआ आ रहा है। तो ABC का मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है। यहाँ पे अगर इस तरीके से अर्थ बना हुआ है तो उसका मतलब है ये जियोग्राफिक डेटा है। ये भी स्ट्रिंग ही है, टेक्स्ट ही है, मगर ये लाइक यू नो वी कैन यूज दीज जियो चार्ट्स टू एक्चुअली क्रिएट मैप्स। मैं भी दिखाऊंगा कैसे बनता है। देन वी हैव ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के ऊपर कैलेंडर बना हुआ है, इसका मतलब है ये डेट टाइम वैल्यू है। एंड देन वी हैव दिस हैशटैग। हैशटैग भी इसकी ये न्यूमेरिक वैल्यू है, मगर न्यूमेरिक वैल्यू ब्लू होकर क्यों आ रही है? बिकॉज ये रो आईडी है। रो आईडी जो होती है वो हर रो को डिस्टिंक्टली डिफाइन कर रही होती है। जब जो भी चीज़ डिस्टिंक्ट होती है वो कैटेगोरिकल होती है, मैं बता चुका हूँ। तो रो आईडी जो है इवन दो इट्स न्यूमेरिक, मगर ये एज अ कैटेगोरिकल वैल्यू काम कर रहा है। सही है। एंड बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, ये सारे के सारे हैशटैग है, मतलब न्यूमेरिक हैं और ये मेजर्स हैं। चलिए, यहाँ तक कोई सवाल? आगे बढ़े। ब्लू जो होते हैं वो कैटेगोरिकल होते हैं। सो लाइक दे कैन बी यूज्ड टू सेग्रीगेट डेटा। फॉर एग्जांपल, मुझे देखना है लेट्स से कैटेगरी वाइज। मैंने कैटेगरी को ड्रैग किया तो मेरे पास 3 कैटेगरीज आ गई, राइट? सेल्स, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाइज। दिस ब्लू इज कॉल्ड डायमेंशंस। एंड देन मैंने इसके यहाँ पे सेल्स को ड्रैग कर दिया। सही है। तो ये सेल्स जो है इस पर काम करते हैं। पहले टेक्स्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सेल्स की जो टोटल वैल्यू थी वो टोटल वैल्यू जो है वो 3 बेसिस के ऊपर टूट गई। तो ये तोड़ने का काम करता है, ये ब्लू वाले डायमेंशंस करते हैं। और जो सम हो सकते हैं, जो एवरेज हो सकते हैं, वो मेजर्स कराते हैं, जैसे डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स। आई होप दैट्स क्लियर। साथ क्लियर है? Okay. So what I want you guys to do is to follow along what I'm doing. Okay. So सबसे पहले जो है वो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोगों के पास चार्ट्स, मेन चार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सही है। तो जब हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स, नंबर 1 कैटेगोरिकल वर्सेस कंटिन्यूअस डेटा चार्ट्स। तो अगर हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है या एक या दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है और एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, एक या दो या ज़्यादा कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, तो इनके लिए हम कौन कौन से चार्ट्स बना सकते हैं? सबसे पहले सबसे कॉमन चार्ट जो होता है वो बार चार्ट होता है। हम सब देख चुके हैं अपने स्कूल लाइफ के अंदर भी, और बाकी भी आप लोगों ने देखा होगा बार चार्ट्स क्या होता है। तो बार चार्ट इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज एंड दे शुड बी लेस कैटेगरीज, और उनका हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी वैल्यू के साथ। तो जितना लंबा बार होता है उतनी उस वैल्यू की वैल्यू, उस मेजर की वैल्यू होती है, और वो उतना ज़्यादा वो कॉन्ट्रीब्यूट कर होता है। तो अगर हमारे पास थोड़ी कम कैटेगरीज हैं, जैसे अभी मैंने ऑफिस सप्लाइज फर्नीचर आप लोगों को दिखाया, तो 3 कैटेगरीज थी, या 5 कैटेगरीज या 10 कैटेगरीज मैक्सिमम। उनके दरमियान अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो बार चार्ट इज माय वे टू गो। देन वी हैव पाई और अ डोनट चार्ट। आई नेवर रेकमेंड यूजिंग पाई चार्ट, तो उसके लिए पाई चार्ट के बजाय डोनट चार्ट यूज़ किया करें। ये जो होता है ये प्रोपोर्शंस के लिए होता है। बार चार्ट में क्योंकि बार्स होती हैं वो लंबी होती हैं और वो कंपेयर कर रही होती हैं,
पाई चार्ट के अंदर ऐसा नहीं, तो पाई चार्ट के अंदर जो है एंगल्स बनते हैं, मतलब कि किस डेटा की कितना कितना बड़ा शेयर है, कितना बड़ा शेयर होने की वजह से फिर हमारे पास जो है वो हम लोग प्रोपोर्शन बनाते हैं. अच्छा, एज अ डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट वी ऑलवेज से नेवर यूज अ पाई चार्ट. सही है, तो व्हेन इट कम्स टू नेवर यूजिंग अ पाई चार्ट वी आर वेरी सीरियस अबाउट दैट. मैं उसके ऊपर जाऊँगा डिस्कशन के ऊपर जब हम पाई चार्ट बनाएंगे, और मैं उसकी रीजन एक्सप्लेन करूँगा कि आपको पाई चार्ट कभी क्यों नहीं बनाना चाहिए, अपने ऑफिस सेटिंग के अंदर. और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो पाई की जगह डोनट चार्ट बना लें. देन वी हैव लाइन चार्ट. जब आपका कैटेगोरिकल वैल्यू जो है आपकी, वो जो है वो आपकी डेट वैल्यू हो. सही है, डेट वर्सेस वैल्यू कंपैरिजन. या आपने सीजन्स को देखना है, जनवरी टू दिसंबर में आपने ट्रेंड्स देखने क्या थे, तो वो जो होता है वहाँ पे जो होता है द गो टू चार्ट इज अ लाइन चार्ट. ये सब चार्ट्स आप देख चुके हैं अपनी जिंदगी में. देन वी हैव बॉक्स प्लॉट्स. व्हेन वी हैव, अगर बॉक्स प्लॉट कब इस्तेमाल करते हैं, नंबर वन बार चार्ट जब हमारा फेल हो जाए, राइट, तो बार चार्ट हमारे पास जो है, हमारे पास इतनी कैटेगरीज नहीं है तो हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट यूज़ कर लिया. बॉक्स प्लॉट के साथ फिर हम लोग डेटा के इंटर क्वार्टाइल रेंजेस भी देख सकते हैं, जो मैं आप लोगों को आई थिंक लास्ट क्लास के अंदर दिखा चुका हूँ. और उसके अलावा आउटलायर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर मुझे कस्टमर लेवल के ऊपर एनालिसिस करना है, मुझे देखना है हर कस्टमर कितने सेल्स लेके आ रहा है, तो बॉक्स प्लॉट इज़ अ वेरी गुड चार्ट फॉर मी टू बी यूजिंग. एंड देन फाइनली वी हैव मैप्स. अगर हमारे पास जियो वर्सेस वैल्यू है, मतलब कोई जियो लोकेशन है और उसकी हम लोगों को वैल्यू से कंपैरिजन करना है, तो वी कैन ऑलवेज यूज मैप्स टू एक्चुअली highlight that. That's a very good visualization as well. Then we have categorical versus categorical. So अगर हमारे दोनों variables categorical हैं और उसके बाद फिर उसकी बेसिस पे हमें कोई मेजर देखना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है वो होता है पिवट टेबल्स. जैसे ये भी आप लोग यूज़ कर चुके हैं. एक्सेल के अंदर 90% लोगों ने पिवट टेबल यूज़ किया होगा. पिवट टेबल को हम ट्रांजिशन कर देते हैं हीट मैप के अंदर. हीट चार्ट या हीट मैप वो दिखाऊंगा कैसे बनता है. देन वी विल हैव स्टैक्ड बार चार्ट. दो या तीन कैटेगरीज हैं, उसके बाद फिर आपने उनको कंपेयर करना है, तो स्टैक बार चार्ट इज वेरी गुड ऑप्शन. अगेन ये भी प्रोपोर्शंस के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर. एंड देन वी हैव कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूस. अगर मेरे पास दोनों कंटिन्यूअस है, लाइक प्रॉफिट एंड सेल्स का मुझे कंपैरिजन करना है, तो लास्ट क्लास के अंदर भी हमने देखा था कि हम लोग कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं. याद है आप लोगों को जब हम लोग पीक आरपीएम और जो है वो प्राइस का कंपैरिजन कर रहे थे, तो हम लोग कौन सा चार्ट इस्तेमाल कर रहे थे अपने लास्ट क्लास के अंदर, किसी को याद है? दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ कर रहे थे? लाइन चार्ट तो नहीं ना, लाइन चार्ट मैंने बता दिया कि कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस. मैंने लाइन चार्ट पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर. यस, स्कैटर प्लॉट. वेरी गुड रजा एंड वेरी गुड साथ. स्कैटर प्लॉट. जब हमारे पास दो कैटेगोरिकल कंटिन्यूस वेरिएबल्स हों तो वी विल यूज स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट हम क्यों यूज़ करते हैं? उनके दरमियान कोरिलेशन एंड ट्रेंड्स देखने के लिए. ओके, सो this is these are the charts that we will be studying today, and these are the charts that you mostly encounter when you are like looking into data. एक और चार्ट होता है कंटिन्यूस वर्सेस कंटिन्यूस के अंदर केपीआई. केपीआई इज लाइक एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है आपके पास, तो वो बनाना सिखा दूंगा. इट्स नॉट वेरी हार्ड. Okay, so these are the charts that we will make today, and these are the charts that you actually use on the job. There are hundreds of more charts that you can use, but एनालिसिस करते हुए किसी भी स्टेक होल्डर को दिखाते हुए दीज आर द गो टू चार्ट्स दैट एनीवन यूजेस. ये अगर आपको इस्तेमाल करना आ गए और ये इस्तेमाल आ गया कि इस चार्ट को मैंने किस तरीके से फॉर्मेट करना है, और कौन सा चार्ट मैंने कौन सी सिचुएशन में यूज़ करना है, और कौन सा चार्ट मैंने अपनी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना है, तो आप लोग आराम से किसी भी डेटा एनालिस्ट रोल का इंटरव्यू तो एटलीस्ट क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मेक द फर्स्ट चार्ट. लेट्स मेक अ बार चार्ट. सही. बार चार्ट के लिए मैं आप लोगों को कुछ तरीका बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ कीजिएगा. सबसे पहले कैटेगरी को उठाया, कैटेगरी को रोज के अंदर डाल दें. कैटेगरी को रोज के अंदर डाल दिया आपने. नाउ सेकंड स्टेप इज सेल्स को उठाएं और सेल्स को कॉलम में डाल दें. नाउ आपके पास ऑटोमेटिकली एक बार चार्ट बन गया. नंबर थर्ड स्टेप, यहाँ पे टॉप पे देखिए स्टैंडर्ड लिखा हुआ है.
इस स्टैंडर्ड को क्लिक करके इंटायर व्यू कर दें ताकि आप इसको देख सकें पूरी तरीके से। तो आपके पास ये 3 बड़े-बड़े बार्स बन गए। अब इसके बाद स्टैंड इंटायर व्यू के लेफ्ट पे यहाँ पे जाएंगे, सॉर्ट का ऑप्शन है, सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग। तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं इस तरीके से। तो नाउ इट्स सॉर्टेड। एंड देन फाइनली लास्ट स्टेप इज कि यहाँ पे सेल्स को ड्रैग करके लेबल्स पे भी ले आए, तो आपके पास वैल्यू भी लिखी हुई आ जाएगी। चलें ये स्टेप्स इम्प्लीमेंट करें, कहीं अटक रहे हैं तो पूछें, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सॉर्ट यहाँ से किया था। उसके बाद फिर सेल्स को उठा के यहाँ पे मार्क्स लेवल के अंदर लेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे डेटा सोर्स पे अगर आप हैं और शीट 1 दबाएंगे या प्लस का यहाँ पे साइन दबाएंगे तो आप शीट पे आ जाएंगे। जी, उसके बाद आपके पास आप इंटायर यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाके आपने इंटायर व्यू क्लिक कर लिया तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बार चार्ट बनने के बाद फिर आपने उसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। प्लीज राइट डन वंस यू हैव मेक दिस। चार्ट ऐसा ही जैसा मेरा दिख रहा है। ओके, मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डन। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, मैंने इसको सॉर्ट क्यों किया, मैंने इसको फुल स्क्रीन पे क्यों करवाया, फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट क्यों लगवाया, देन व्हाट सो ऑन। एक डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट की जो सारा ब्रेड एंड बटर होता है ना, वो ये होता है कि उसका जो व्यूअर है वो अपने कॉन्शियसनेस को इंगेज किए बगैर डेटा का कॉन्टेक्स्ट हासिल कर ले। सही है, सो दिस इज अ वेरी important topic that I'm about to teach, but which is pre-attentive attribute. Okay, so आपका डेटा ऐसे होना चाहिए कि उसको अटेंशन दिए बगैर उसके जो प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट होते हैं, उसका जो सबकॉन्शियस होता है वो एंगेज होकर डेटा की जो है वो इनसाइट को समझ ले। इसके लिए हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले साइज। एक नज़र में इस डेटा को देखते ही कोई भी बोल सकता है कि टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी, whereas ऑफिस सप्लाईज इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। नंबर वन, सही है। कैसे पता चल रहा है ना, बार के साइज से, बार इतना बड़ा था उतना बड़ा, उसकी वजह से। नंबर टू, अगर मैं इसको अभी सॉर्ट हटा देता, ये सॉर्ट नहीं हुआ हुआ होता, तो यूज़र को थोड़ा सा टाइम लगता है इस बार को ढूंढने में। सही है। द सेकेंड थिंग दैट आई डिड फॉर इजी व्यूइंग, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। for easy viewing was that I sorted it. And then the third part was कि instead of like having my user look into the access to know which value is performing the best, I just added the value to the right, उसकी टोटल सेल्स कितनी है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक काम और कर सकते हैं, हम जो है वो सेल्स को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। मैं इसको यहाँ पे सेल्स के ऊपर आऊँगा
और मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, क्योंकि सेल्स जो है वो डॉलर्स के अंदर होती है या जो करेंसी होती है, तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ अ नंबर मैं इसको करेंसी बता देता हूँ, ताकि जो भी इसको रीड करे तो उसको चले करेंसी है। अगेन उसकी मेहनत कम हो रही है, जितना जितना मैं इसको जो है प्रॉपर बनाऊंगा, जितना मैं प्रॉपर बनाने का मतलब ये नहीं मैं उसको गोला गंडा बना दूँ या मैं उसके अंदर भर दूँ चार्ट को कि वो रीडेबल ही ना हो। इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी क्लीन, एंड इट शुड बी लाइक इट शुड कैप्चर योर प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाके मैं इसका नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके मैं इसको करेंसी कस्टम बना दूंगा। करेंसी कस्टम के ऊपर मैं इसके डेसिमल प्लेसेस हटा दूंगा और प्रीफिक्स इसका डॉलर है, डॉलर रहने दूंगा। अब ये देखिए मेरे पास ये डॉलर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि करेंसी है। ओके, अब मैं शीट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, डबल क्लिक करके मैं इसका नाम रख सकता हूँ। अभी स्टैटिक आ रहा है या सब पहले से आ रहा था स्टैटिक? अच्छा, शुरू से आ रहा है। अच्छा, लेट मी गेट अ नॉइस कैंसलेशन माइक एक्सप्लेन। यार नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन्स मेरे मिल नहीं रहे, बट अभी आई थिंक मैंने पंखा बंद कर दिया, आवाज़ बेहतर है। यस। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक सर करेंसी वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे, कैसे किया आपने करेंसी सेट? है जी। यहाँ पे आप सेल्स पे आए और सेल्स पे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ पे गए। डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाके नंबर फॉर्मेट को आपने चेंज कर दिया। नंबर फॉर्मेट पे जाके करेंसी कस्टम करके इसके डेसिमल्स हटा दें और ओके दबा दें, तो आपका बन जाएगा। ठीक है। देन या शीट 1 को डबल क्लिक किया और इसका नाम आप रख रहे हैं, हमेशा नाम आपका रेलेवेंट होना चाहिए। तो इसका इस बार चार्ट का जो है वो दो चीज़ों का जो कंपैरिजन है उनका हम रखेंगे, कैटेगरी वर्सेस सेल्स, और इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से चार्ट बन के आ जाएगा। इसको हम लोग नाम नीचे डबल क्लिक करके बार चार्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को रेफर करने में आसानी हो कि यार इस वाले ऐप पे हमने बार चार्ट बनाया था। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। तो एवरीवन यहाँ तक हो गया आप लोगों से? यस सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आप? जी, ओके। सो मूविंग ऑन। अब मेरे साथ तेज रखिएगा, ठीक है? मैं थोड़ा तेज जाऊंगा बिकॉज अब आप लोगों को टैब्लू का इंटरफेस समझ में आ गया। मैं बोलूँगा कलर पे ड्रैग कर दें या लेबल पे ड्रैग कर दें, तो आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे लेबल और कलर्स, यहाँ पे साइज, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं बोलूँगा रोज़ में डाल दें, आप लोगों ने रोज़ में ड्रैग करना है। मैं बोलूँगा कॉलम्स में ड्रैग कर दें, आप लोगों ने कॉलम्स में ड्रैग करना है। ठीक है। सो जस्ट नाउ नाउ दैट यू नो द इंटरफेस,
मैं बोलूँगा इसका इंटायर व्यू कर दें तो स्टैंडर्ड से इंटायर व्यू जाना है, मैं बोलूँगा असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो ये करना है. दिस इज लाइक दीज आर द थिंग्स दैट यू विल नीड टू बी डूइंग. ओके, सो जस्ट बी विजिलेंट नाउ. ओके, जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज वी हैव अ लॉट टू कवर. नेक्स्ट इज वी आर गोना लर्न अबाउट पाई चार्ट्स, राइट. सो पाई चार्ट के अंदर हम लोग प्रोपोर्शन देखते हैं. तो what we can do is we can take region and we can say which region has the biggest chunk of sales, and we can drop sales here like this, and then show me पे जाके मैं इसको यहाँ मेरे पास show me पे जाऊँगा तो मेरे पास बहुत सारे charts का option आ रहा होता है. जैसे मुझे pie chart बना दो ऐसे करके, ये pie chart बन गया. मेरे पास 4 कैटेगरीज आ रही है. अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई why do I say कि pie charts are shit. सही है. अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी मुश्किल है. शुरू के जो ये वाला और ये वाला चार्ट है, इन ये दोनों का साइज तकरीबन बराबर है, और देन इसका और इसका साइज तकरीबन बराबर है. तो यू कांट एक्चुअली टेल मच फ्रॉम दिस. अगेन इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप को इंगेज करना पड़ेगा देखने के लिए. तो अगर कोई हैवी लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना डेटा की, लेट्स से कि 70-30 या 80-20 डेटा हो, तो फिर उसके अंदर पाई चार्ट चल भी जाता है कि अच्छा भाई इतना बड़ा चंक जो है वो एक बिजनेस का है, बाकी सारे बिजनेसेस जो है छोटे छोटे चंक लिए हुए हैं, तो वो जो है वो सही है. बट अब इन चारों का देखें तकरीबन बराबर ही है, तो यहाँ पे पाई चार्ट इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात नहीं है. सही है. बट पाई चार्ट का इस्तेमाल जो है वो होता है प्रोपोर्शन दिखाने के लिए. अगेन कितना पोर्शन है, तो पोर्शन दिखाने के लिए जब हम बात करते हैं तो उसके यहाँ पे हमें हमें जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को नहीं यूज़ करना चाहिए. यहाँ पे देखें आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यूज़ हो रही है. यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जगह मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको चेंज कर दो, और चेंज करके इसको जो है वो क्विक टेबल कैलकुलेशन में जाके परसेंट ऑफ टोटल निकाल दो. मतलब टोटल परसेंटेज कितनी है, इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट नंबर बताओ कि इस पोर्शन का परसेंटेज कितना है. परसेंटेज ऑफ टोटल मैं कर दूंगा इसको, और यहाँ पे सम सेल्स को भी यहाँ पे भी जाके परसेंट ऑफ टोटल कर दूंगा. अब देखिए मेरे पास वेस्ट की आ रही है 31%, 21% सेंट्रल है, 29% ईस्ट है, एंड देन 17% साउथ है. अब देखिए 17 और 21 के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा आपको, और 31 और 29 के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा, बिकॉज दे वेरी क्लोज नंबर्स. तो इनको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा आप चाहें तो आप सेल्स को यहाँ पे लेबल पे भी डाल दें ऐसे करके, और इसको भी आप लोग कन्वर्ट कर दें परसेंटेज के अंदर, परसेंट ऑफ टोटल ऐसे. तो ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, और रीजन को आप यहाँ पे लेबल के अंदर डाल दें तो आपके पास ये लेबल भी लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे. तो दिस इज अ लिटिल मोर रीडेबल, बट देन अगेन आई डू नॉट प्रेफर यूजिंग पाई चार्ट्स. अच्छा, पाई चार्ट्स को जब मैं प्रेफर नहीं करता तो फिर और मेरा सेट बोल रहा है कि भाई पाई चार्ट ही चाहिए, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है कि हम लोग डोनट चार्ट यूज़ कर लें. मैं आपको डोनट चार्ट बनाना सिखाता हूँ. डोनट चार्ट कैसे बनता है. यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया, अच्छा, और आपने एक एक्स्ट्रा एक्सेस बना दिया. टैबलू के अंदर ना बिल्ट इन डोनट चार्ट का ऑप्शन नहीं होता, हमें कस्टम बनाना होता है. अब इसको ज़रा मेरे स्टेप्स फॉलो करिएगा, और अगर स्टेप्स फॉलो नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं. पाई चार्ट यहाँ तक बना लिया सबने, यहाँ तक सबका बन गया. नो सर. इसको बनाए जल्दी से, इसको बनाए जल्दी से, 2 मिनट देना जल्दी बनाए. इस पाई चार्ट को हम डोनट चार्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और मैंने एक जीरो एक्सेस डाल दिया यहाँ पे. इस तरीके से मैं बताऊंगा ये जीरो एक्सेस क्या होता है. ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक एडिंग एन एक्सेस. अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे रोज के अंदर आके जीरो डाल देंगे तो आपके पास एक जीरो लाइन क्रिएट रहती है इस तरीके से. और फिर मैंने इसको एक और जीरो डाल दिया यहाँ पे. मेरे पास 2 चार्ट्स हो गए. सही है. और यहाँ पे देखिए मेरे पास मार्क्स के अंदर भी 2 चार्ट्स लिखे बने हुए आ रहे हैं. यहाँ पे सम जीरो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है. ठीक है, तो जो सेकंड वाला है मैं सेकंड वाले में जाऊंगा और मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा, सब चीज़ें इसमें से निकाल दूंगा, इसको खाली कर दूंगा. ये देखिए, ये अब खाली ग्रे कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है मेरे पास. ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा वाइट कलर में, और इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर दूंगा. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को सेम एक्सेस के ऊपर ले आऊंगा. अभी मेरे पास 2 एक्सेस बने हुए हैं ना, मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके डुअल एक्सेस कर दूंगा, तो क्या होगा, ये दोनों चार्ट्स मर्ज हो जाएंगे.
जब ये चार्ट्स मर्ज होंगे तो ये इस तरीके से एक डोनट चार्ट बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दोनों के साइज को इंक्रीज कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब मेरे पास ये एक डोनट चार्ट बन गया और यहाँ पे मैं सेल्स टोटल डाल देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे टोटल मेरे पास सेल्स बनी लिखी हुई आ रही है और ये उनका उसकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई आ रही है चारों रीजन्स के अंदर। नाउ दिस इज कॉल्ड अ डोनट चार्ट। सही है, इसके स्टेप्स मिस हो गए हैं कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मगर अगर किसी ने मेरे साथ इसको बना लिया है या बनाने के लिए 2 मिनट चाहिए तो लेट मी नो, इसको बनाने की कोशिश कर लें। सर मर्ज किया है वो बता दें। राइट क्लिक करेंगे ना आप यहाँ पे, जब नीचे जो जीरो बना हुआ होगा नीचे वाले जीरो को राइट क्लिक करके डुअल एक्सेस कर दें तो वो मर्ज हो जाएगा। नईम का बन गया, नईम क्या बात है, माशाल्लाह यार। और किसका बन गया बताएं मुझे। फारूक का बन गया, गुड फारूक। उमर का हो गया, गुड। आफिया आपसे हो रहा है बेटा, आफिया। सर डबल एक्सेस का क्या करना है? डुअल एक्सेस पे जी, डुअल एक्सेस कर दें। जी आफिया पूछें। Sir, I was like just making the first one because I was a little bit behind that. So उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसको पाई चार्ट में किस तरह मतलब लाइक 0 से किस तरह 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप थोड़ा पीछे रह गई हैं तो मैं जो है ना क्लास का टाइम बचाने के लिए No, फिर yeah, okay. I'll रिकॉर्डिंग देख listen to the लीजिएगा। record. लुक एट द रिकॉर्डिंग, ओके। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अब इसको आप लोग इसके एक्सेस को हाइड कर दें तो ये आप लोगों को एक्सेस नहीं दिखेगा और इस तरीके से आपका एक पाई चार्ट बन जाएगा। चार्ट बन जाएगा ना। दिस इज अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली मेक पाई चार्ट्स एंड मेक देम प्रेजेंटेबल टू। ओके, सर एक्सेस कैसे हाइड किया? राइट क्लिक करके शो हेडर को हटा दिया। Okay, next chart. Next is when we want to compare dates, right? So what I want to do is I want to create एक ऑर्डर डेट। ऑटोमेटिकली ये मुझे ईयर के ऊपर दिख रहा है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, इंटायर व्यू। एंड देन मैं यहाँ पे सेल्स को ड्रैग कर देता हूँ ऐसे, तो मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है अपवर्ड। ठीक है, इसको मैं एक काम और करूँगा, मैं ईयर के बजाय यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और मैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा ऐसे करके। अब मेरे पास एक ये लाइन चार्ट बन गया। ठीक है, यहाँ तक करें एंड लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक, क्योंकि ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर मीटिंग के बाद फिर दोबारा से मैं आप लोगों को लिख देता हूँ 5 मिनट्स के अंदर। इसको तब तक आप लोग बना लें। ये वैल्यूज एग्रीगेट हुई हुई हैं हर मंथ के ऊपर। तो जनवरी हमारे पास 4 साल का डेटा, 4 साल के जो जनवरी था उन चारों जनवरी को उसने ऐड करके आपको दिखा रहा है ये वैल्यू। इसी तरह फेब्रुवरी मार्च भी जो है ये 4 साल का मार्च आपको दिख रहा है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी टू गेट द स्पेसिफिक डेटा दैट वी वांट, राइट। अब मैं क्या करूँगा, आई विल टेक ऑर्डर आईडी पे ऑर्डर डेट, सॉरी, एंड ऑर्डर डेट को मैं ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर। वंस आई ड्रैग इट टू फिल्टर्स हियर, तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि आपने किस लेवल पे फिल्टर करना है। बिकॉज आई वांट टू फिल्टर ऑन ईयर्स तो मैं ईयर्स के ऊपर फिल्टर कर दूंगा इस तरीके से। और अभी मेरे पास 4 साल आ रहे हैं, 4 साल में मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको करूँगा शो फिल्टर पे मैं जाऊँगा तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास फिल्टर बने हुए आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए शो फिल्टर आ गया। अब मैं अपनी मर्जी से जो फिल्टर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 2019 देखना चाहता हूँ, तो देखिए चार्ट अपने आप मूव करके अब सिर्फ 2019 की मुझे सेल्स दिखा रहा है मंथ ओवर मंथ। अब मैं एक साल के अंदर जो है वो एवेल्युएट कर सकता हूँ क्या सीजन एंड क्या ट्रेंड्स थे। यहाँ तक सबने बना लिया। सर शो फिल्टर कैसे होगा? यहाँ पे फिल्टर पे गए, शो फिल्टर कर दिया। कोई सवाल यहाँ तक? सर वैसे हमें पता कैसे चलता है एग्रीगेट हुआ?
जी, हमें पता कैसे चला था कि ये डेटा जो है एग्रीगेट हुआ होगा? ये वैल्यू देखो मार्च में 2,05,000, और अब वैल्यू देखो मार्च में। आई होप यू गेट योर आंसर। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि एक कैटेगरी लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ओवरऑल पूरे डेटा की जो है ट्रेंड ही है सेल्स की, राइट? मैं कह रहा हूँ भाई किस कैटेगरी की सेल्स जो है उसका ट्रेंड क्या था। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लेबल पे जाते हैं और हम बोलते हैं शो मार्क लेबल। जो भी सेल्स थी वो टोटल इस तरीके से लाइन पे लिखी हुई आ रही है, मगर अगेन हर फंक्शनैलिटी जो है वो यूजफुल नहीं होती। तो एट दिस पॉइंट मुझे ये देखने में बहुत गंदा लग रहा है इस तरीके से अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो मैं इस लेवल पे जाके इसको ऑल की जगह मिन मैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट मुझे बता देगा पूरे साल का। ये देखिए, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू ऑन द चार्ट ये मुझे बता देगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन डू इज आई कैन टेक कैटेगरी, एंड कैटेगरी को मैं कलर्स पे डाल दूँ, तो हर कैटेगरी की एक अलग लाइन बनी हुई आ जाएगी और उससे मुझे उस पूरी कैटेगरी के ट्रेंड पता चल जाएंगे। तो लेट्स से आई जस्ट सेलेक्टेड दिस, ओके। अब मेरे पास 3 लाइंस आ गई, टेक्नोलॉजी की ये रही, फर्नीचर की ऑफिस सप्लाईज की ये रही, और फर्नीचर की ये रही, सही है। फर्नीचर का अगर मैं ट्रेंड देखूँ तो फर्नीचर का जो ट्रेंड है वो मुझे दिख रहा है कि सितंबर में और नवंबर में बहुत ज़्यादा लोग बाय करते हैं, और थोड़ा बहुत जून के अंदर भी मुझे ट्रेंड नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा कोई हाई ट्रेंड नहीं है। टेक्नोलॉजी को अगर मैं देखूँ, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत मेजर स्पाइक्स आते हैं ड्यूरिंग मार्च एंड ड्यूरिंग नवंबर। तो नवंबर की तो एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास जो है वो क्रिसमस सेल होती है और ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती है नवंबर के अंदर सारी। तो पीपल एक्चुअली प्रेफर टू बाय अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन डिस्काउंट। तो नवंबर में जो है वो टेक्नोलॉजी आइटम्स के ऊपर, फ़ोन्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर वो लोग खरीद लेते हैं। और उसके बाद फिर दिसंबर और जनवरी में लोग बाय नहीं करते, बट देन अगेन जब फरवरी के मार्च के अंदर उनको क्या होता है कि मार्च के अंदर यूजुअली बैक टू स्कूल आ रहा होता है, तो बैक टू स्कूल के टाइम पे या स्प्रिंग ब्रेक, स्प्रिंग सेल के ऊपर, क्लियरेंस सेल के ऊपर उनको जो है वो लोग काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, सही। तो दिस इज़ लाइक reading beyond the lines. This is not what is present in the analysis, but this is what you can actually infer looking at the data कि भाई सेल्स हो रही है मार्च में, हो रही है नवंबर में, हो रही है नवंबर मार्च में, ऐसा क्या खास होता है। तो आपने उसको इन्फर करके चीज़ें बतानी है, एंड दिस आर द इनसाइट जिसके आपको पैसे मिलते हैं। आपको ये चार्ट बनाने के पैसे नहीं मिलते, आपको आप उस चार्ट से इनसाइट निकालने के पैसे मिलते हैं। इसको हम कहते हैं सीजनैलिटी एनालिसिस। बना लिया यहाँ तक? प्लीज राइट डन इफ यू डन, आगे बढ़े हम लोग। सर बाकी मुझे मिन मैक्स वाला बता दें। हाँ सर। इस पर सेशन की रिकॉर्डिंग ऑन। जी, लेबल पे जाके आप मिन मैक्स प्ले दबाएंगे तो मिन मैक्स हो जाएगा। शो लेबल्स एंड देन मिन मैक्स। ओके, लाइन चार्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बॉक्स प्लॉट्स। अगेन बॉक्स प्लॉट को मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो, जब आप बार चार्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते और आपने डेटा की रेंजेस देखनी है, उसके अंदर से पर्टिकुलर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, तो बॉक्स प्लॉट इज़ द बेस्ट वे टू लुक इनटू द डेटा। तो मुझे कस्टमर वाइज सेल्स देखनी कि भाई कौन सा कस्टमर कितनी सेल्स लेकर आता है, राइट। तो लेट्स टेक कस्टमर नेम एंड ड्रैग इट टू रोज। यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, मेरे पास सारे कस्टमर नेम्स आ गए। अब मैं यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ, तब हर कस्टमर की मेरे पास सेल वैल्यू आ रही है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैं इसको यहाँ पे जाके शो में भी जाके बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ट्राई कर लूँ। ये बनाऊंगा तो मेरे पास एक बॉक्स प्लॉट बन गया इस तरीके से। अब हर डेटा पॉइंट ईच कस्टमर, ईच डेटा पॉइंट इज वन कस्टमर और उसकी सेल की वैल्यू, सही है। बॉक्स प्लॉट में लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, तो मैं बॉक्स प्लॉट की डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। ये याद रखें कि इसके ऊपर अब आप हवर करेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा
कि लोअर रिस्क का जो है वो $5 से स्टार्ट है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिनिमम 0% जो वैल्यू है वो $5 है, मतलब मिनिमम डॉलर जो परचेज होती है वो आगे $5 की होती है। एंड देन मैक्सिमम जो परचेज जो हो रही होती है अपर रिस्क का जो ये वाली डंडी है वो तकरीबन $7,722 की सेल होती है। और नॉर्मली कस्टमर्स इतना खरीदते हैं। इसके बाहर जो भी आ रहा है वो क्या कहलाता है, ये जो कस्टमर सारे होते हैं क्या कहलाते हैं, आउटलायर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ वेरिएट कर रहे होते हैं। सही है। तो आपकी यहाँ से लेके और ये जो आपकी ग्रे बॉक्स से लेके डार्क ग्रे से बॉक्स से लेके लाइट ग्रे बॉक्स तक की जो लाइन है ये आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, विच इज 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल एंड 75th परसेंटाइल ऑफ योर डेटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके पास अपर हिंज जो 25th परसेंटाइल है वो $3,000, वो लोअर हिंज जो है वो $1,100 है, 25th परसेंटाइल। मीडियन जो है जो आपका 50th परसेंटाइल है वो $2,200 है, और अपर हिंज जो 75th परसेंटाइल है वो $3,785 है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 7,722 है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई पर्टिकुलर कस्टमर आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के बॉक्स प्लॉट बहुत अच्छे हैं। वाई? बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि भाई ये कौन सा कस्टमर था जिसने 26,000 की सेल करेगी, तो ये शॉन मिलर है। ठीक है, शॉन मिलर ने मुझे पास 25,000 की सेल्स करवाई, तो मैं इसको आराम से बॉक्स प्लॉट के बजाय इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सही। एक काम और हो सकता है कि मैं कैटेगरी को यहाँ पे कॉलम्स में डाल दूँ, तो मेरे पास 3 बॉक्स प्लॉट आ जाएंगे और तीनों जो है वो कैटेगरीज की सेल्स वाइज कस्टमर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें शॉन मिलर जो था वो टेक्नोलॉजी का बंदा था, मगर उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो 25,000 थी, 25,000 से 23,000 हो गई। क्यों, तो बताएगा? किसने दूसरा खरीदा होगा ना सर, फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज। यस, मगर वो कितना खरीदा? 2,000 खरीदा। तो टेक्नोलॉजी के अंदर टॉप कस्टमर शॉन मिलर है। सही है। अब उसने कहीं ना कहीं जो है वो इसके अंदर कुछ और भी खरीदा होगा, बट देन अगेन वो वहाँ का कस्टमर इतना वो आउटलायर नहीं है। सही है। इसी तरीके से फर्नीचर के अंदर सेट वर्णन है। अब इसकी जो टोटल वैल्यू है वो से फर्नीचर के अंदर 8,332 है, मगर क्या बता उसने टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज भी खरीदी हुई। सही। बट देन अगेन इससे हमारे पास थोड़ी और डिस्टिंक्शन आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग कैटेगरी को कलर में डाल देते हैं ताकि तीनों कैटेगरीज के बॉक्स प्लॉट हमारे पास अलग रंग के हो जाए, और इस तरीके से हमारे पास बॉक्स प्लॉट्स तैयार हो गए। कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस, कस्टमर वर्सेस सेल्स कर लेते हैं। आपके टॉप कस्टमर्स कौन से थे, आपकी कस्टमर्स की हैबिट्स क्या हैं, ये आपको इस बॉक्स प्लॉट से पता चल रहा है। सही है। जब मैंने ऐसे हैबिट, तो हैबिट का मतलब ये है कि भाई जनरल प्रोपोर्शन आपकी कितने की परचेज करती है, तो ऑफिस सप्लाईज जो भी बाई करने आता है वो ऑन मीडियन ऑन एवरेज जो है वो $552 खर्च करता है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इन्फर एंड टेल अ स्टोरी यूजिंग। ये सबने बना लिए, प्लीज राइट डन, तो हम आगे बढ़े। सर बॉक्स प्लॉट नहीं बन पाया, सर्कल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। क्या बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं? ये जो डॉट्स आपके हैं ना, ये सर्कल के सूरत में आ रहे हैं बड़े बड़े। चलिए एक काम करें, मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। स्क्रीन शेयर करें आसान। जिसकी प्रॉब्लम आ रही थी प्लीज बता दें, और जिन्होंने कर लिया वो डन लिख दें। अच्छा जरा शो मी पे जाओ। शो मी को क्लिक करो, बॉक्स प्लॉट सेलेक्ट करो। बन गया। अब उसको एंटायर व्यू कर दो, एंटायर व्यू करो उसको। अब जो है फर्नीचर को जो है वो उसमें डालो, अपना कैटेगरी को कलर में डालो। Here you go. Sorry. You can stop sharing your screen now.
हाँ भाई, कितने चार्ट्स हो गए? बार, 5 हो गए ना? बार, डोनट, पाई, लाइन, बॉक्स। नेक्स्ट इज मैप्स। मैप के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डेटा जो है वो इस तरीके से आपके पास अर्थ बना हुआ आ रहा हो, नहीं तो वो मैप बन सकता है उसका। Let's just drag sales state here and then प्रॉफिट देखते हैं कि भाई कौन से स्टेट का कितना प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट को ड्रैग कर लेते हैं ऐसे। इसको लेके फिर अब हम लोग एक इस शोमी पे जाके ये हीट मैप सेलेक्ट कर लेंगे, या ये जो कलर मैप है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक यूएस का मैप बना हुआ आ जाएगा और यूएस के स्टेट पर इस तरीके से मैप आ जाएगा। स्टेट को उठा के आप लोग यहीं से लेबल में डाल दें तो आपके पास स्टेट के नाम भी लिखे हुए आ जाएंगे। दिस इज स्टेट वर्सेस प्रॉफिट। अच्छा, अब ये स्टेप्स फॉलो करें और मुझे बताएं कि कौन ऐसा है जिसके पास मैप बना हुआ नहीं आ रहा। आप लोग बहुत सारे होंगे, अब यूएस का मैप नहीं बना हुआ होगा, पूरा एक वर्ल्ड का मैप बना हुआ आ रहा होगा बिकॉज आप लोगों की सेटिंग्स आउट होंगी। तो जिसके पास आ रहा है सबसे पहले वो मुझे बताए ताकि मैं उसको गाइड करूँ। Yes, sir, same world view. जी कौन बोला? आसाम आपके लिए चलो। World view, sir. हाँ, तो उसको चेंज कैसे करना है? सही है। आप अगर अपने यहाँ पे बॉटम राइट पे देखेंगे ना तो ग्रे कलर से लिखा हुआ होगा अननोन वैल्यूज। उसको आप क्लिक करेंगे और एडिट लोकेशंस पे जाएंगे। दिख गया? यहाँ पे मेरा जहाँ पे माउस है यहाँ पे आपको दिखेगा अननोन वैल्यूज। जी सर। उसको क्लिक करें। साथ आप भी उसको क्लिक करें, फिर एडिट लोकेशंस पे जाएं। अब अगर जब एडिट लोकेशन के ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो है वो रीजन जो है वो पाकिस्तान आ रहा होगा, उस पाकिस्तान को चेंज करके यूएस कर दें तो वो सारी वैल्यूज़ को उठा लेगा। आसान हो गया? Yes, sir. साथ आपका हुआ? साथ सर मेरे पास वो शो नहीं हो रहा जो आप ग्रे बॉक्स कह रहे थे। स्क्रीन शेयर करें। बाकी लोग जिन जिन का हो गया वो डन लिख दें जरा चैट में ताकि मुझे पता लगे तूने कर लिया। अच्छा साथ यहाँ पे देखें बॉटम राइट पे नहीं आ रहा। एक काम करें, आपने किया क्या है, आपने स्टेट तो ड्रैग ही नहीं किया ना। इसको ऊपर यहाँ पे ना जो क्रॉस बना हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग के बराबर में देखिए क्रॉस बना हुआ है, शीट को क्लियर करें। टॉप पे असेंडिंग डिसेंडिंग बना हुआ है। हाँ, उसके लेफ्ट पे उसी वहीं पे लेफ्ट पे देखें क्रॉस बना हुआ है, लेफ्ट पे ना उसके बराबर में। यस, क्लियर क्लियर करें स्क्रीन को। अब स्टेट को ड्रैग करें। नो, स्टेट को ड्रैग करें रोज के अंदर, उसको क्लियर करें दोबारा। सही है। नाउ सेल्स को ड्रैग करें यहाँ एबीसी पे जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है चार्ट के अंदर। यस। अब वहाँ पे मैप का ऑप्शन आ रहा है, मैप को सेलेक्ट करें शो में भी जाके। इसको 49 अननोन आ रहा है, इसको अननोन को चेंज करें। एडिट लोकेशन क्लिक करें, इसको 49 अननोन को क्लिक करें।
बन गया, ठीक है। अभी आपके पास ऐसा आ रहा है, अब इसको उस पर चेंज कर देना, हीट मैप बना दें, इसको कलर मैप बना दें। यस, ओके, दैट्स गुड। थैंक यू। अब इस तरह चार्ट को अगर हम देखें तो अब आप मुझे बताएं कि व्हाट आर द 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेट्स एंड 1 मोस्ट लॉस मेकिंग स्टेट्स। तो टेक्सास लॉस में, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क एंड बिल्कुल प्रॉफिटेबल है सबसे। बिल्कुल। तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है। या सर। तो न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया एंड वॉशिंगटन को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लें और टेक्सास को सेलेक्ट कर लें। अब आपने जब इनको कंट्रोल दबा के रखिए, कंट्रोल नहीं छोड़िएगा, जब कंट्रोल दबा के आप रखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कीप ओनली का और एक्सक्लूड का। तो मैं इनको कीप ओनली कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कीप ओनली करेंगे तो सिर्फ अब आपके पास ये आएंगे। तो द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इज दैट वी आर टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। मैं जो सारे चार्ट से दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 3 जो चार्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लाते हैं और टेक्सास जो है सबसे ज़्यादा लॉस बनाता है। दिस इज लाइक नाउ फीचर दैट वी यूज, जिससे बाकी सारे जो है वो हाइड हो गए और जो मेन 3 वाले 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड 1 मोस्ट लॉस मेकिंग था वो मेरे पास शो हो रहा है। क्लियर? ये कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। और भाई डन 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 डन। Okay, moving forward. Now we've studied about all of the 5 major categorical versus continuous charts that we can use for our exploratory data analysis. Now let's move to when we have 2 or more categorical charts. Let's make pivot tables, right? तो अब मुझे देखना है कि कौन से रीजन के अंदर कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, कौन से ईयर के अंदर। ऐसे सही। अब जब मैंने ये बनाया तो मेरे पास एक पिवट टेबल बन गया, पिवट टेबल बन गया, देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू डालनी है और यहाँ पे वैल्यू के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट से सेल्स and drag sales. Let's not take sales, let's take profit and drag it here and make a chart like this. या मैं काम करता हूँ कैटेगरी ईयर ओवर ईयर, रीजन को मैं ऐसे ले आता हूँ, ये देखें। ऐसे भी देख सकते हैं। तो लेट्स जस्ट टेक रीजन एंड देन कैटेगरी। रीजन पहले आएगा, फिर कैटेगरी आएगी, ऊपर ईयर आएगा और फिर इस तरीके से हमारा चार्ट बन जाएगा। अब क्या इसको आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं? कैसे करेंगे कि अब इतनी सारी चीज़ें हैं, जब इतना सारा डेटा होता है तो हम लोग इस हीट मैप के अंदर प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स को हम लोग कैसे इंगेज करते हैं कलर्स के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट को हटा दूँ, सॉरी यहाँ पे मैं प्रॉफिट को लेबल में से हटा दूँ तो देखिए मेरे पास एक सिंपल कलर्स बन गए। अब मैं डायरेक्ट कुछ भी करे बगैर मैं बता सकता हूँ कि भाई फर्नीचर जो है 4 सालों के अंदर सेंट्रल के अंदर लॉस में। वाई? बिकॉज वाइट कलर से उसका कलर जो है वो वाइट आ रहा है, राइट। वेराज वेस्ट के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो 4 साल प्रॉफिट में रही है और 2019 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रही है, राइट। तो ये जो होते हैं ये हमारे ये जो हीट मैप होता है ये हमें डायरेक्ट कलर्स के थ्रू जो है वो वैल्यूज़ का कोरिलेशन बता देता है थोड़ा बहुत, और ये बता देता है कि भाई प्राइसिंग वगैरह क्या चल रही है। ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया। अब देखिए इसमें बहुत सारा डेटा है, लाइक बॉक्स बार चार्ट या बॉक्स प्लॉट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेटा है। तो इसके अंदर हम लोगों ने कलर्स की मदद से अपने प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स को इंगेज करके उन वैल्यूज़ को देखा जहाँ पे हमें स्टोरी पता चल रही है। तो अगेन इसको देखते ही हमें पता चल रहा है भाई सेंट्रल खसारे के अंदर है
और वेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज के अंदर. हाउएवर टेक्नोलॉजी इज डूइंग पर्टिकुलरली वेरी वेल इन 2019. ये हमारे पास ऐसे आ रहा है. ईस्ट के अंदर भी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा चल रहा है 2019 के अंदर. ये बन गया आप लोगों से? सर ये कलर्स कैसा है? ये मेरे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं. प्रॉफिट को कलर में डाल दें. प्रॉफिट को कलर. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. क्या बात है नबी, बहुत खुश हो गया. बन गया सबका, बन गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. या बना रहे हैं? बाकी लोग okay. Next we're gonna see स्टैक बार चार्ट्स, राइट. तो मैं चाह रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी सब कैटेगरी सबसे अच्छा परफॉर्म करी है. सो वी आर गोना हैव सब कैटेगरी हियर. I'm gonna drag it here like this. मेरे पास एक टेबल बन गया. अब मैं यहाँ पे सेल्स ले आता हूँ. ऐसे सेल्स भी आ गई. यहाँ पे जाऊँगा, मेरे पास ऑप्शंस सारे खुले हुए हैं, बट I'm gonna use a स्टैक बार चार्ट. स्टैक बार चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैंने इंटायर व्यू पे कर दिया. सही है. अब आप अगर देखें तो फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी के अंदर जो उनकी सब कैटेगरीज है वो इस तरीके से आपके पास एक एक सब बार के अंदर बनी हुई आ रही है. जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर फ़ोन्स, मशीन्स, कॉपियर्स एंड एक्सेसरीज, इस तरीके से आपके पास डेटा आ रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज सब कैटेगरी को हम यहाँ पे उठा के कलर के अंदर, कलर के साथ साथ लेबल में भी डाल देते हैं, तो लेबल भी लिखा हुआ आ जाएगा. एंड देन सेल्स को हम लोग यहाँ पे लेकर लेबल में भी डाल देते हैं इस तरीके से. ये लेबल्स में भी आ गई. बट वन थिंग इज कि हमें पता चल रहा है कि सबसे बड़ा जो चंक है फ़ोन्स का वो फ़ोन्स का है टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट. बट जब मुझसे हमसे पूछे भाई हाउ मच, सो अगेन वी विल नीड प्रोपोर्शन, बिकॉज टेक्नोलॉजी के अंदर स्टैक बार चार्ट भी जो है ना प्रोपोर्शन दिखाता है यानी एक कैटेगरी के अंदर दूसरी कैटेगरी का पोर्शन कितना है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ परसेंटेजेस एंड एनालिसिस व्हेन यूजिंग स्टैक बार चार्ट इन सब कैटेगरीज. तो अगर मैं यहाँ पे सब कैटेगरीज मेरे पास देखें लिखी हुई आ रही है 209, 328. सबसे बड़ा चंक हमें पता है चेयर्स का है फर्नीचर के अंदर, तो हम इसको एब्सोल्यूट की बजाय इसको हम चेंज कर देंगे परसेंट ऑफ टोटल के अंदर. ऐसे देखिए परसेंट ऑफ टोटल बन गया. बट लुक एट द परसेंटेजेस, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर. अगर मैं फर्नीचर को देखूँ तो 9%, 3%, 14% और 5%, इन चारों को मैं ऐड करूँगा तो 100% नहीं बनता. इसको भी अगर मैं करूँ 2%, 9%, 3%, 0.5%, 0.72%, तो ये सारे मिलके 100% नहीं बना रहे. वजह यह है कि ये तीनों ऐड होकर 100% बना रहे हैं. बट हमें ऐसे नहीं चाहिए. हमें हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल कैलकुलेशन चाहिए. हम चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ इसमें 100% हो, फिर इसमें 100% हो और इसमें 100% अलग हो. मतलब टेक्नोलॉजी के 100% में से कितना परसेंट फ़ोन्स का है, कितना परसेंट मशीन्स का है. तो हमें इसका कैलकुलेशन टाइप चेंज करना होगा. अभी हम लोग कैलकुलेशन में परसेंट ऑफ टोटल पे गए थे, अब दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे आएंगे कंप्यूट यूजिंग पे. कंप्यूट यूजिंग अभी हॉरिजॉन्टल हुआ हुआ है टेबल अक्रॉस, मतलब ये हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट कर रहा है. हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टेबल डाउन, मतलब
ईच कैटेगरी को अलग अलग करो तो वो वर्टिकली कैलकुलेट करेगा। तो टेबल डाउन मैंने कर दिया। अब देखें अब 100% बन रहा है। 44% शेयर्स का है, 27% जो है या 29% जो है वो टेबल्स का है, 12% फर्निशिंग्स का है, 15% जो है वो बुक केसेस का। इन चारों को मैं ऐड करूँगा तो 100% बन जाएगा। 39, 22, 17 और 20 इनको भी मैं ऐड करूँगा तो ये भी 100 बन जाएगा। ये बना लें और अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। टेबल डाउन पे हमने सेलेक्ट किया है, लॉजिक क्या है, बेसिकली कर क्या रहा है इसके अंदर? अभी तो बताया कि ये बेसिकली अब इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है कि जो परसेंटेज है वो 100% एक बार की है। ये 100% पूरी एक बार की है। अब वो एक बार की 100% में से वो बाकी बार्स को कैलकुलेट कर रहा है कि इसका पोर्शन कितना है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करता तो तीनों बार्स का ओवरऑल निकाल के 100% बताता, मतलब ये तीनों बार्स को मिला के 100% बनता है। एक बार अकेला 100% है। ओके। Excuse me, sir. हम्म सब परसेंटेज कैसे शो हुई थी से, सब कैटेगरी में? सेल्स पे गए, टेक्स्ट में डाला पहले सेल्स को लेवल में, फिर क्विक टेबल कैलकुलेशन में परसेंट ऑफ टोटल कर लिया। परसेंट ऑफ टोटल के बाद कंप्यूट यूजिंग जो है अपने टेबल डाउन कर दिया इंस्टेड ऑफ टेबल अक्रॉस। ओके। यहाँ तक बन गया सबका? डन लिख दें। क्या बात है भाई, अरीबा की स्पीड अच्छी चल रही है आज, फारूक भी अच्छा जा रहा है, आफिया का भी हो गया गुड। चले मूविंग ऑन टुवर्ड्स सेकंड लास्ट चार्ट ऑफ द डे। कैटेगोरिकल के भी दोनों हो गए, अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस के अंदर स्कैटर प्लॉट कैसे बनता है? स्कैटर प्लॉट मैं आप लोगों को पाइथन में बना के दिखा चुका हूँ, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो मुझे सेल्स और प्रॉफिट का मुझे जो है वो रिलेशनशिप देखना है। तो मैंने सेल्स को डाला रोज में, प्रॉफिट को डाला कॉलम्स में। मैं अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे पिवट करके जिसको मैं एक्सेस एक्सेस पे चाहता हूँ मैं उसको एक्सेस पे चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई सेल्स प्रॉफिट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मैं प्रॉफिट को वाई एक्सेस पे ले आऊँगा इस तरीके से। तब मैं दबाऊंगा तो शिफ्ट हो जाते हैं रोज एंड कॉलम्स। तब प्रॉफिट वाई एक्सेस पे आ गया और सेल्स एक्स एक्सेस के ऊपर आ गई। इसको इंटायर व्यू कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास मुझे जो स्कैटर प्लॉट में डॉट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे चाहिए होते हैं, यहाँ पे एक ही आ रहा है। वाई? बिकॉज ये सेल्स और प्रॉफिट की टोटल वैल्यू बता रहा है मुझे। मुझे इस टोटल वैल्यू को जो है किसी डायमेंशन में तोड़ना होगा। मैं इसको किस पे तोड़ सकता हूँ? क्या मैं इसको कैटेगरी पे तोड़ूंगा तो मेरे पास कितने डॉट्स आ जाएंगे? लेट्स टेक कैटेगरीज एंड टेक इट इनटू डिटेल्स। तो कैटेगरी टोटल 3 तो मेरे पास 3 डॉट्स आ जाएंगे, राइट? बट मुझे 3 डॉट्स नहीं चाहिए, मुझे सारा डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा कौन सा डायमेंशन होगा जिसकी बेसिस पे अगर मैं इसको तोड़ूं तो मेरे पास बहुत सारे स्कैटर्स आ जाए, प्लॉट्स आ जाएंगे? मुझे बताएं, इनको पढ़ें पहले, पढ़ के देख के बताएं कि इनमें से कौन सा होगा जो कि लोएस्ट लेवल पे होगा, जो रो लेवल डिटेल मुझे देगा। ऑर्डर आईडी या सकता रीजंस। एक मिनट एक मिनट आराम आराम से बिलाल जी। कस्टमर नेम। अच्छा, और आफिया आप क्या बोल रही थी? I was saying customer name. अच्छा, कस्टमर नेम से छोटा कोई वैल्यू नहीं है? स्टेट। छोटी वैल्यू? स्टेट बड़ी है ना, स्टेट में बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते Order हैं। ID. यस, ऑर्डर कस्टमर से छोटा ऑर्डर है, बिकॉज ऑर्डर एक यूनिक ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी को डाल देते हैं डिटेल के अंदर। सर यहाँ पे ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी में कोई डिफरेंस? प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग, मतलब तुम शान के प्रोडक्ट खरीदो तो प्रोडक्ट आईडी होती है वो। सही है, ऑर्डर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये ऑर्डर आ गया आपके पास।
नाउ दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ तो मेरे पास कोई ट्रेंड बन रहा है, अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है, नहीं बन रहा है? सेल्स का, सेल्स जैसे बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। नो हम्म। ट्रेंड, प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। कुछ वैल्यूज हैं हमारी जो सेल्स और प्रॉफिट में कोरिलेशन शो कर रही हैं। सेल्स और प्रॉफिट के अंदर आप आफिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मेरे पास जो ट्रेंड है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं बन रहा, मतलब बिकॉज अगर आप देखें तो स्कैटर काफ़ी ज़्यादा है, नीचे की तरफ भी है ऊपर की तरफ भी है, कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं बन रहा है, राइट? तो इसको हम लोग ज़्यादा बेहतर कैसे देखते हैं, जब हम इसके अंदर एक रिग्रेशन लाइन या एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आता हूँ और ट्रेंड लाइन को शो कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये शो ट्रेंड लाइन के बाद आप देखें तो आपके पास जो है ये आर स्क्वायर जो कोरिलेशन है वो 25% आ रहा है, 0.25, विच एक्चुअली इज नॉट अ वेरी गुड कोरिलेशन। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था 70% से ज़्यादा या 70% से कम, 70% से ज़्यादा कोरिलेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है, उससे कम मॉडरेट होता है, डजंट मैटर दैट मच। तो मुझे ये दिख रहा है कि लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है सेल्स के साथ, तो इस वजह से मेरे पास एक ऐसा कोरिलेशन जो है वो इस तरीके से आ रहा है। बट अगर मैं प्रॉफिट को यहाँ पे डालूँ और मैं उसके अंदर से लॉस खत्म कर दूँ, मैं बोलूँ कि सेल्स और प्रॉफिट का कोरिलेशन क्या है, अगर मैं लॉस को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे मैं सम पे जाता हूँ, सम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए -$6,000 जो है वो लॉस भी हुआ है, तो मैं उसको जीरो कर देता हूँ। अब देखिए कैसा ट्रेंड आ रहा है, अब बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है और कोरिलेशन क्या हो गया, 76% हो गया। सही है? तो मतलब अगर मैं लॉस को कंसिडर नहीं करूँ तो सेल्स और प्रॉफिट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, मतलब ये तो बच्चों वाली बात है, बट मैंने आप लोगों से दिखाना चाहता कि ये क्या किस तरीके से होता है। तो इफ आई रिमूव दिस एंड दिस इज द एक्चुअल पिक्चर कि सेल्स एंड प्रॉफिट का कोरिलेशन क्या है, कि सेल्स प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस कर रही है बट बहुत ज़्यादा नहीं, लॉस भी हो रहा है। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जो कि आपको देखने पड़ेंगे, राइट? वन मोर थिंग आई कैन डू इज आई कैन टेक कैटेगरी एंड आई कैन टेक कैटेगरी एंड ड्रैग इट इनटू कलर्स। तब मेरे पास 3 डिफरेंट लाइंस बन गई और सेल्स और प्रॉफिट के 3 डिफरेंट रिलेशनशिप आ गए। अगर मैं ऑफिस सप्लाईज को देखूँ तो ये ऑफिस सप्लाईज का ट्रेंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपवर्ड है और उसका कोरिलेशन 31% है। ठीक है, 31% ऑफ द टाइम सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। 25% जो है वो टेक्नोलॉजी का है, एंड देन फर्नीचर का जो है वो सबसे स्टैग्नेंट है, 3% कोरिलेशन है, मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है सेल्स एंड प्रॉफिट का, बिकॉज से फर्नीचर की बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फिल्टर्स के अंदर ईयर डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो ये आपकी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। ऑर्डर यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर डेट को यहाँ पे डाल दूँ फिल्टर्स के अंदर, यहाँ पे ईयर्स ले आऊँ और मैं सिर्फ 2019 सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास पिक्चर डिफरेंट होगी, देख रहे हैं? और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो है वो कोरिलेशन बढ़ गया, तो टेक्नोलॉजी ने 2019 में परफॉर्म अच्छा किया, तो लाइक ये मेरे पास बेस्ड ऑन फिल्टर्स जो है ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। एनी क्वेश्चन? हाँ सर। तो दिस इज इट फॉर ऑल द चार्ट्स। ठीक है, लास्ट चार्ट मैं बता देता हूँ केपीआई चार्ट कैसे बनता है। एंड देन वी विल एंड द क्लास। तो इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब इसको स्टेप्स को देखिएगा। बेसिकली केपीआई क्या होती है, केपीआई आपके पास एक नंबर होता है जो आपको टोटल बता रहा होता है कि आपके पास इस टाइम तक कितने सेल्स हो गए, कितनी प्रॉफिट हो गई। तो दैट इज जस्ट अ नंबर दैट हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ योर मैट्रिक्स इन क्वेश्चन। यहाँ पे मेजर मैट्रिक्स नेम या मेजर नेम्स को मैं यहाँ पे कॉलम में डाल देता हूँ और मेजर नेम्स को मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे भी डाल देता हूँ इस तरीके से। अब मेजर वैल्यूज़ को भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे डाल देता हूँ इस तरीके से, ये देखें, और इंटायर रिव्यू कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं और डिस्काउंट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, क्वांटिटी आई है, सेल्स आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिस्काउंट को हटा देता हूँ, मेरे काम का ही है। यहाँ पे मेरे पास 4 चीज़ें होंगी। ठीक है, और इनको मैं यहाँ से वैसे सबसे पहले मैं ले आता हूँ टोटल ऑर्डर्स को, फिर टोटल ऑर्डर के बाद मैं टोटल सेल्स ले आता हूँ, सेल्स के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल हो गई, कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं। सो दिस इज़ लाइक माई मेन KPIs। इनको मैं थोड़ा ब्यूटीफुल बना सकता हूँ कैसे, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके मेजर वैल्यूज़ पे जाके इस तरीके से इनको मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो मेजर वैल्यू का जो हेडिंग है उसका मैं 14 कर देता हूँ और मेजर नेम्स को मैं कर देता हूँ
16 और मेजर नेम्स की जो वैल्यू है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ऐसे करके। तो ये मेरे पास एक बेहतर हो गया आ गया। इसको मैं साथ में बोल्ड कर देता हूँ और मेजर नेम्स को मैं ऊपर रखता हूँ और मेजर वैल्यूज को नीचे रख देता हूँ ऐसे। ये मेरे पास मेरा मेरा वो आ गया। अब मैं यहाँ पे इसके हेडर को भी हाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास अब यहाँ पे ये KPIs आ गए, कितनी सेल्स हो चुकी हैं आज तक, कितना प्रॉफिट हो चुका है, कितनी क्वांटिटी, कितने काउंट ऑफ ऑर्डर्स। दिस इज कॉल्ड KPI chart. A dashboard that you make is always an incomplete without a KPI chart. ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। ये बना लिया आप लोगों ने? बना लिया तो सवाल कर लें। एंड यहाँ तक हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। आई टेक योर क्वेश्चंस एंड देन अपलोड दिस रिकॉर्डिंग एज वेल।